हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री पेपर 2023। नीट केमिस्ट्री पेपर 2023, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। और स्टूडेंट, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग एक बार इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करें। एक बार वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। क्योंकि नीट केमिस्ट्री और अदर जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे जेई हो, जेई एडवांस, मेन, और सभी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, हमारे जितने भी पीआईक्यू के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से हमें आइडिया फॉर्मुलेट हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यह सीरीज़ हमारे जो अभी नीट की डेट आई है 5 मई 2024, उस एग्ज़ाम के लिए भी यह सीरीज एक रामबाण की तरह साबित हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो का एंड तक बने रहे। और अगर वीडियो में नहीं हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया है बॉयल लॉ का, और हमको बताना है कि ये जो 4 ग्राफ दिए हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ इसमें राइट आंसर है। तो स्टूडेंट देखो, बॉयल लॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी टेम्परेचर को जब हम कांस्टेंट रखेंगे, जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा हमारा, जैसे वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि एक ग्राफ, जब हमको P और 1/V के बीच हमको ग्राफ बताना है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि देखो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे देखो, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम 1/V, प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम। और यहाँ पे हमको दिया है देखो टेम्परेचर, ये हमारा T3, T1, ना T3, T2 एंड T1। स्टूडेंट देखो, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने यहाँ पे सपोज वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारा P3 प्रेशर, ये हमारा सपोज P2 प्रेशर, और ये हमारा सपोज P1 प्रेशर। ये हो गया हमारा P3, ये हो गया हमारा P2, और ये हो गया हमारा P1। तो यहाँ पे देखो, जो P3 और T3 क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यानी P3 भी इंक्रीज हो रहा है तो T3 भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। P2 भी इंक्रीज हो रहा है तो T2 भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, हमारा T3 का, उसके बाद T2 का, उसके बाद T1 का। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, कौन सा ग्राफ सही है इसका, T3 ग्रेटर देन T2 एंड T1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिलेशन A+B। हमको ये एक रिएक्शन दी है, हमको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हमको, देखो A+B इज इक्वल टू C+D। तो यहाँ पे A का कंसंट्रेशन कितना दिया हमको, A का कंसंट्रेशन दिया हमको यहाँ पे 2, और B का दिया हमको 3, और C का दिया हमको 10, और D का दिया हमको 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं हम, Kc इज इक्वल टू जो भी हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे सपोज यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट C और D है,
जो भी हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या डालते हैं, हम पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा पावर, सबकी पावर क्या है यहाँ पे 1 ठीक है। और उसके बाद देखो बी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखो के सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो ये तो हो गया हमारे के सी की वैल्यू। तो हम सभी जानते हैं कि देखो एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी, आर टी लॉग के सी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा -2.303 इंटू, यहाँ पे आर की वैल्यू दिया है, देखो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 इंटू, और टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारी 300, टी की वैल्यू यहाँ पे 300 इंटू लॉग के सी। लॉग के सी की वैल्यू जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम जब के सी को सॉल्व करेंगे तो के सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 एंड 3 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल, यानी के सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम के लॉग के सी 10, ठीक है। यहाँ पे नोट करो, जब लॉग 10 होता है, लॉग 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखो -2.30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 300 इंटू 1, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी -1381.80 कैलोरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, यह हमारा केमिकल काइनेटिक्स से हमको एक रिएक्शन दी है, एक R इज इक्वल टू के ए स्क्वायर एंड बी। यहाँ पे हमको बता रहा है कि जब हम जब हम ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हैं, ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हैं, और बी की कंसंट्रेशन क्या हमारी कांस्टेंट है, यानी बी की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका जो नया रेट ऑफ कॉस्ट, जो इसका, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका नया वाला रेट निकालना है। तो हमको बताना है कि जो पुराना रेट और नया रेट है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जब हम इसका नया रेट निकालेंगे आर डैश इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो ए की वैल्यू को अब यहाँ पे क्या लिखना है 3 है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की कितनी कर दी 3 कर दी, यानी ट्रिपल कर दिया। तो इसको लिखेंगे हम 3A स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी बी की वैल्यू सेम वही रहेगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो के इज इक्वल टू 3 का पावर 3 स्क्वायर 9, और ए स्क्वायर एंड बी। जब हम इसको ऐसे 9 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर एंड बी, तो इतनी वैल्यू क्या हमारी, देखो जो ए वाली वैल्यू हमारी, ए वाली क्या है, इसके बराबर यहाँ पे देखो के ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा के ए स्क्वायर बी, तो ये क्या होगा हमारा आर, यानी तो हमारा यहाँ पे आर डैश आ गया, आर डैश इज इक्वल टू 9R। तो यहाँ पे जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन और पुराने रेट ऑफ रिएक्शन का कितना हमारा 9 गुना है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो हमारा, यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज हो हमारा 9 गुना। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 6 है, नहीं, इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9। ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर 2 क्या हमारा राइट आंसर। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 9 टाइम, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 9 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको इसमें से बताना है कि जो हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट है वो कौन कौन से होते हैं। जो हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट है वो कौन सा है, सबसे फर्स्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटेलिस्ट बाय हाइड्रोनियम यानी H+N। तो शुगर का फॉर्मूला होता है हमारा C12H22O11। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हमारा क्या है, शुगर है। जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 मोनोसैकेराइड ऑप्टेंड होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज और सुक्रोज। तो यहाँ पे देखो जो हमारा शुगर है, ये भी क्या हमारा
तो यहाँ पे जो हमारा शुगर है किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, और जो यहाँ पे वाटर है ये भी क्या हमारा एक्वस फॉर्म में। और तो ये कैसा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस, यानी जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट क्या है हमारे सेम फेस में, उसको बोलते हैं होमोलिसिस कैटालिस्ट। और हेटेरोलिसिस कैटालिस्ट क्या होते हैं, जब हमारे रिएक्टेंट या कैटालिस्ट डिफरेंट फेस में होते हैं। सपोज हमारा रिएक्टेंट है सॉलिड फॉर्म है, तो कैटालिस्ट अगर गैस फॉर्म हो तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के हेटेरोलिसिस हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हमारा होमोलिसिस है, होमोजीनियस है। और दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ओजोन क्या हमारी गैस है, जब हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या है यहाँ पे गैस है। तो ये क्या दे रही है हमको, ऑक्सीजन गैस। इसको जब हम बैलेंस करेंगे 2 3 एंड 3 O2, तो यहाँ पे देखो ये भी हमारे गैस फॉर्म में, ये भी हमारे गैस फॉर्म में। ये दोनों क्या हो गए हमारे होमोजीनियस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन इन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड आयरन। तो यहाँ पे देखो जब हम नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है अमोनिया। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। बट यहाँ पे जो हम कैटेलिस्ट यूज़ कर रहे हैं फाइनली डिवाइड निकल, यानी फाइनल डिवाइड आयरन या निकल, तो ये दोनों, तो आयरन क्या होता है यहाँ पे, आयरन होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस, क्योंकि यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट है वो सेम रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में, और जो कैटेलिस्ट है वो क्या हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट का एग्जांपल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो जब हम सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं SO2 + O2, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है SO3। तो ये भी देखो हमारे गैस फॉर्म में है, ये भी हमारे गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। और जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये भी क्या हमारी गैस फॉर्म में है। तो ये यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया हमारा होमोजीनियस कैटेलिसिस का। तो हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सॉलिड स्टेट की। हमको दो कंपाउंड, एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, एक तो हमारा ए और दूसरा हमारा बी। और कह रहा है द एलिमेंट बी फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक्ड, यानी CCP। बी क्या हमारा CCP, अगर CCP है तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है हमारी 4। और उसके बाद कह रहा है एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल ओइड। तो यहाँ पे हमको टेट्राहेड्रल ओइड का 1/3 पोर्शन दिया है। तो हमको यहाँ पे x + y की वैल्यू बताना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि x + y की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CCP की वैल्यू, CCP में यानी क्यूबिक क्लोज पैक्ड में जेड की वैल्यू होती है हमारी 4। और जब CCP होता है यानी क्यूबिक क्लोज पैक्ड, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू होती है हमारी 4। और जो टेट्राहेड्रल होता है वो ऑक्टाहेड्रल क्या होता है हमारा दुगुना, यानी टेट्राहेड्रल = 4 × 2 यानी 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा 8। तो बट हमको पूछ रहा है यहाँ पे जो ए है वो टेट्राहेड्रल का 1/3 है, यानी जो हमारा टेट्राहेड्रल यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8 आ गया, टेट्राहेड्रल तो हमारा 8 आ गया। और यहाँ पे उसका कितना भाग लेना है हमको, उसका लेना हमको 1/3 भाग। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो हमारी आ गई हमारे 8/3, ये हो गया हमारे ए की वैल्यू 8/3। और जो बी की वैल्यू है वो हमारी 4। तो यहाँ पे देखो A × B, ए रेशियो B, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे 8/3 और बी की वैल्यू यहाँ पे 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 and 1 and 2, यहाँ पे हो गया हमारा 2/3 × 1। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2 × 3। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, ए की वैल्यू आई यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3। तो अब हमको क्या करना है, 2 और 3 को ऐड कर देना है, यानी x + y को ऐड कर देना है। तो x + y यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और y की वैल्यू 3, तो दोनों को मिला के कितना आएगा हमारा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन, इसमें असर्शन है हमारा ये रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन की
कभी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर मिनिमम। सपोज ये हमारे रिएक्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो हम सपोज यहाँ से रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ तक कवर करने में जो भी एनर्जी लगती है, यहाँ से इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट, यहाँ से यहाँ तक कवर करने में इसको जो भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे इसमें बोल रहा है कि ये रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन की कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला स्टेटमेंट क्या हमारा रीजन सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया हमारा? ए तो हमारा गलत है और बी क्या हमारा सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। कभी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा 56 वाला क्वेश्चन, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन इज। हमको ये जगह हमको CO2 का मास निकालना है यहाँ पे। ठीक है, CO2 का मास फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं CaCO3, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो मास होता है हमारा 100% जब ये प्योर होता है। तो बट वो क्या करा उसमें 20 ग्राम का 20% उसमें क्या है? प्योर है। तो हम इसका पहले परसेंटेज निकालेंगे। तो 20 इंटू कितना परसेंट? 20 ग्राम तो इसका ग्राम हो गया और कितनी वैल्यू दिया यहाँ पे? 20%, यानी 20/100 परसेंटेज इंटू 100। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 4। तो यहाँ पे देखो अब कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम दिया हमको? 4 ग्राम। 4 ग्राम दिया है तो अब लगाएंगे हम इस 4 ग्राम दिया है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? CO2 का मास। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी सबसे पहले हम जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मोल निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू गिवन मास। यहाँ पे गिवन मास कितना हमारा? गिवन मास कितना है यहाँ पे? 4। और मॉलिकुलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर मास यहाँ पे दिखा, कैल्शियम का एटॉमिक मास है यहाँ पे 40, और सबसे पहले हम इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे 40 प्लस कार्बन का होता है हमारा 12 और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 इंटू 3। यहाँ पे 3 मोल है तो 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 100। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 100। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? अब हमको यहाँ पे निकालना है CO2 का मास। तो हम क्या करते हैं? दोनों मोल को इक्वल करते हैं। हम दोनों मोल को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं जब हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको एक का मोल पता है तो दूसरे का मोल कैसे निकालेंगे हम? देखो, क्योंकि मोल के सभी फॉर्मूले क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो 4/1000 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? यहाँ पे देखना 4/100, ये तो इसकी वैल्यू होगी। और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या होगा हमारा? गिवन मास, यानी एक्स जो कि हमको फाइंड आउट करना है, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है हमारा? 44। तो यहाँ पे देखो 44। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 44/1000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 176/100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.76 ग्राम। 1.76 ग्राम इसकी क्या हो गया? इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। नहीं, यहाँ पे देखो जो भी हमारे एटम है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। उसके बाद हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद
द आइसोटोप ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, जितने भी हमारे आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, सेम होती है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या हमारे H1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, यहाँ पे 1 है, एंड ट्राइटियम। ऑटोमिक आइसोटोप क्या होते हैं जिनका ऑटोमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है। तो इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारी, सेम होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हमारा सही है। उसके बाद कह रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। ये भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि जो न्यूक्लियन होता है, उसको बोलते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं हम न्यूक्लियन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं हम न्यूक्लियन। तो यहाँ पे लिखा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑप्शन क्या हमारा गलत। उसके बाद है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेज द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। यहाँ पे जो एटम है वो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी, सी एंड ई। तो कौन से ऑप्शन में, बी, सी एंड ई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल। जो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान वाल फोर्स, इन सभी को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी वान वाल फोर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लैंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। वो सभी क्या होते हैं हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सबसे फर्स्ट है हमारा डाइपोल इंट्रैक्शन, ये तो हमारा सही है, जो पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है, जैसे HCl, ये दोनों क्या हमारे पोलर हैं। उसके बाद करा हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी क्या हमारा वान वाल फोर्स का पार्ट है। उसके बाद करा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद करा हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ये किसमें, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट नहीं है। उसके बाद करा हमारा डिस्पर्सन फोर्स, या जिसको बोलते हैं हम लैंडन फोर्स से भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे ए, बी, सी एंड ई। तो कौन से ऑप्शन में है, ए, बी, सी एंड ई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट देखो आपको कंपटीशन में क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको देखो जल्दी एलिमिनेट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो सब में डी है, जो कि हमारा क्या डी क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। लास्ट में क्या हमारा यही ऑप्शन बता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, यहाँ पे भी हमारा असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। जो डेल्टा जी है यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू है हमारी -NF E0 सेल। ठीक, तो यहाँ पे बताना है कि हमको जो जी की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। हाँ, क्योंकि देखो जो जी की वैल्यू है यहाँ पे किस में डिपेंड कर रही है, हमारी एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर ये एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है यानी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है, तो नंबर ऑफ मोल किस पे डिपेंड करता है, हमारा मास पे डिपेंड करता है। जितने भी हमारी प्रॉपर्टी मास में डिपेंड करती है वो क्या होती है हमारी, वो सब होती है हमारी एक्सिटेंसिव प्रॉपर्टी। वो सभी क्या होती है हमारी एक्सिटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो एक्सिटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है हमारी एडिटिव होती है। और उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन है हमारा ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है डेल्टा जी आर नॉट इज एन एक्सिटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, यहाँ पे देखो जो डेल्टा जी नॉट है ये क्या हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, यहाँ पे देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल यानी मास पे डिपेंड करती है। ये क्या हमारी मास पे डिपेंड कर रही, तो ये कैसी होगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन तो सही हैं, बट जो ऑप्शन आर है यानी जो रीजन है वो वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इज इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
हमको यहाँ पे बताना है कि जो चार वैल्यू दिए, जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी जिसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे। एक होता है हमारा लुईस बेस। तो लुईस बेस क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर। लुईस बेस होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है? OH क्या है यहाँ पे? OH माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो किसकी तरह वर्क करेगा? ये एज ए बेस की तरह वर्क करेगा। दूसरा हमारा NH3, यहाँ पे क्या है? अमोनिया का पास भी क्या होता है? हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, तो ये भी क्या हो गया हमारा लुईस बेस। ये हो गया हमारा लुईस बेस। उसके बाद हमारा H2O। तो यहाँ पे देखो H2O में ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे एज ए लुईस बेस वर्क करते हैं। लास्ट हमारा BF3। तो यहाँ पे देखो BF3 क्या है? इसमें BF एंड F। तो इसमें क्या देखो, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए लुईस एसिड वर्क करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा द रिलेशन बिटवीन NM एंड, हमको यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया है। बट यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पे उसका साइन दिया है यहाँ पे NMN, जो हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और L हो गया हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। हमको इन दोनों में रिलेशन बताना है कि जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी अजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, तो उसकी वैल्यू होती है हमारी 2l+1। बट यहाँ पे हमको क्वेश्चन में m की जगह क्या लिखना है? हमको NM इज इक्वल टू 2l+1। बट आपको क्या करना है? इन दोनों को अरेंज करना है और उसके बाद वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो NM-1 इज इक्वल टू 2l, तो 2l इज इक्वल टू NM-1, तो l इज इक्वल टू Mn-1/2। तो क्या हमारा ऑप्शन? L इज इक्वल टू NM-1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको क्या करना है? बस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 79 वाला। नाइन है हमारा द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया है, यानी कापा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? उसकी वैल्यू दिया हमको यहाँ पे 0.021 पर ओम पर सेंटीमीटर। उसके बाद देखो द रेजिस्टेंस, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? यहाँ पे आर की वैल्यू दी है यहाँ पे हमको 60 ओम, और हमसे पूछ रहा है यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट देखो कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस में क्या क्या रिलेशन है? देखो जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी जिसको हम कापा लिखते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे वैल्यू आती है हमारी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू सेल कांस्टेंट जिसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी L/A, उसको बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं? L/A को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम जी स्टार। तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी, ये हो गया हमारा कंडक्टेंस, ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। अब क्या करना है आपको? इस रिलेशन में, इस वैल्यू में, इसमें आपको क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। हम जानते हैं कि जो कंडक्टेंस है और रजिस्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस इंटू सेल
कांस्टेंट यानी जी स्टार। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी जी स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू आर यानी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे 0.0201 इंटू, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1.26 पर सेंटीमीटर, 1.26 पर सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, हमको यहाँ पे एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन बताना है। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इसमें देखो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये तो इसका राइट आंसर हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जो डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन जी यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया इसका राइट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज ऑफ सेंटेड ऑक्टाहाइड्रल वर्ड लाइन इन वन प्लेट। यहाँ पे हमको एफसीसी के वन प्लेट में कितने एज सेंटर हैं ऑक्टाहाइड्रल के रेस्पेक्ट में वो बताना है। तो यहाँ पे हमको बताना है एच सेल का पर यूनिट सेल एच सेंटेड का पर यूनिट सेल एफसीसी के केस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1/4, क्योंकि देखो जो एच सेंटर होते हैं वो जो एच सेंटर होते हैं वो 4 यूनिट के बीच क्या करते हैं, 4 यूनिट सेल के बीच अपना 4 यूनिट के बीच क्या करते हैं वो शेयर करते हैं, 4 यूनिट के बीच शेयर करते हैं। तो इसका कितना पोर्शन शेयर होगा हमारा, जैसे टोटल 12 एज होते हैं, 12 एज में से वो टोटल कितना पोर्शन शेयर करते हैं, 1/4 पोर्शन क्या करते हैं वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट बताना है कि जो एफसीसी यूनिट है उसमें जो एच सेंटर होगा वो कितना शेयर करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे 1/4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, प्यूमाइस स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्यूमाइस स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो प्यूमाइस स्टोन होता है ये एग्जाम्पल होता है हमारा सॉलिड सेल का, एग्जाम्पल होता है हमारा सॉलिड सेल का। जो इसमें डिस्पर्ड फेस होता है, जो इसमें डिस्पर्ड फेस होता है वो होता है हमारा गैस, और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो होता है हमारा सॉलिड। तभी हम इसको बोलते हैं, जितने भी हमारे सॉलिड वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम सॉलिड जेल, उसको बोलते हैं हम सॉलिड जेल। इस सीधे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, एनसीईआरटी यानी सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक से डायरेक्ट आया। तो इसमें देखो आप वैसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये भी फॉर्म है, ये भी जेल है, ये भी सॉल है, तो हम, और जो स्टोन होगा वो क्या होगा, तो सॉलिड फॉर्म में होगा ना। तो उसका कौन सा ऑप्शन से होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो नीट 2023 में आए थे। ये हमारे यहाँ से हमको आइडिया फॉर्मुलेट हो जाता है कि जो अगला हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।